हाय एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट्स ट्यूटोरियल बाय जिनम। आपने क्या चल रही थी, भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक चल रही थी, सेकंड चैप्टर चल रहा था। उसमें मैंने बहुत सारी क्लासें ऑनलाइन ले चुकी हूँ, जो लिख कर ली है मैंने कॉपी में, नोटबुक से लिए। अब 2 क्लासें और लेनी है, आज की और एक और क्लास होगी। उसके बाद मैं ना वापस से अपने बोर्ड से पढ़ाना शुरू कर दूंगी। ओके, अपना कौन सा सेकंड चैप्टर चल रहा था 1950 से 1990 भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत अपन ने परिचय पढ़ लिया था नॉर्मली। उसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य पढ़े थे, समृद्धि पढ़ी थी जिसमें जीडीपी बढ़ने का और कम होने का क्या मतलब था वो बता चुकी थी मैं तुम लोगों को। आधुनिकीकरण, जो नई तकनीकें यूज हो रही है उसके बारे में बताया था। आत्मनिर्भरता, कि अपन खुद को इस तरीके से सक्षम कैसे बना सके कि अपन दूसरे देशों पर निर्भर न रहे, ये बता दिया था। फिर समानता बता दिया था, क्या क्या समानता है, कौन कौन सी समानता नहीं है, समानता के लिए क्या क्या किया गया, ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ तुम लोगों को। अगर जिसको नहीं पता है तो एक बार चेक कर ले। फिर अपन ने क्या पढ़ा, कृषि पढ़ा। कृषि के अंदर क्या पढ़ा, भू सुधार पढ़ा। सबसे पहले भू सुधार के अंतर्गत जो अपनी कृषि भूमि होती है उसको सुधार कैसे किया जाए वो देखा अपन ने। फिर हरित क्रांति देखी। हरित क्रांति के अंतर्गत कीटनाशक और बीजों का एग्जाम्पल देखा था अपन ने। उसके अंतर्गत देखा कि क्यों यूज किया, क्यों यूज नहीं किया, पहले था या नहीं था, ये सारी चीजें अपन ने देखी। उसके बाद क्या देखा अपन ने, इसके बाद देखा अपन ने समसामयिक पर बहस देखी। क्या देखी, समसामयिक पर बहस देखी। समसामयिक पर बहस में क्या था कि जो ये नई नई चीजें आ रही है उस पर बहस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और करने तो क्यों करें, उन अर्थशास्त्रियों का क्या कहना था, अपन ने वो सारी चीजें देखी थी। यहाँ तक हो गया था अपने। अब है अपने क्या है, उद्योग नीति, सॉरी उद्योग और व्यापार। अपन जो पढ़ा था अब क्या है, उद्योग और व्यापार के बारे में। आज उसके बारे में अध्ययन करेंगे अपन। वैसे उद्योग की परिभाषा तुम लोगों को पता ही होगी। उद्योग और व्यापार क्या होता है, जहां पर सामान बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, उद्योग। और उसी का क्या करते हैं, वो व्यापार करते हैं। मतलब जो वस्तु है बनाई गई है उनका क्या करेंगे, क्रय विक्रय करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, उद्योग और व्यापार कहलाएगा। पहला है, निर्धन राष्ट्र तभी प्रगति कर पाते हैं जब उनमें अच्छे प्रौद्योगिक क्षेत्र होते हैं। अच्छे औद्योगिक क्षेत्र का मतलब क्या है, जो निर्धन मतलब गरीब राष्ट्र है वो क्या करेंगे, गरीब राष्ट्र प्रगति तभी कर पाएंगे। मतलब उनकी जो, जैसे अपना देश है अभी कौन सा है, प्रगतिशील है, विकसित है, विकासशील नहीं हुआ है। मतलब पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है वो, विकसित है, सॉरी विकासशील है, मतलब विकास हो रहा है उनका। ठीक है, तो अपन क्या है, राष्ट्र प्रगतिशील होगा तो ही क्या होगा, अच्छा होगा। उसके औद्योगिक क्षेत्र अच्छा होगा तभी क्या होगा, वो प्रगतिशील होगा। उद्योग रोजगार उपलब्ध कराते हैं और यह कृषि में रोजगार की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। क्या करते हैं, उद्योग रोजगार उपलब्ध कराते, क्या कराते, रोजगार उपलब्ध कराते हैं। मतलब काम करने के लिए कोई न कोई चीज उपलब्ध कराते हैं, या तो वो कोई फैक्ट्री में हो सकता है, फैक्ट्री के बाहर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और यह कृषि में रोजगार की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। कृषि में अधिक स्थायी होते हैं, मतलब कृषि से अधिक स्थायी होते हैं। इसका मतलब क्या है कि कृषि कैसे होती है, मौसम के आधार पर होती है। कभी ये भी हो कि वर्षा नहीं हुई। अपन जब भी कृषि करते हैं तो क्या होता है कि कभी ऐसा होता है कि बारिश नहीं हुई, तो अपन कृषि कर रहे हैं वो क्या होगी, सही नहीं हो पाएगी और नहीं कर पाते। कभी भूमि उपजाऊ नहीं होती है तब भी नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या होता है कि इस वजह से वो स्थायी नहीं होती। और जो दूसरे उद्योग होते हैं वो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। मतलब उनको डेली जॉब पे जाना है, उनको जो अमाउंट मिलना है वो मिलेगा ही, वो सब चीजें क्या है, स्थायी है, मतलब प्रॉपर तरीके से वो होगी। फिर क्या है, इनसे आधुनिकीकरण और समग्र वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। किसको, आधुनिकीकरण, मतलब इससे क्या हो रहा है, आधुनिकीकरण मतलब जो जो नई चीजें हैं उनको क्या मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है, और समृद्धि भी अच्छी होगी। इन्हीं कारणों से हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर अत्यधिक बल दिया गया था। किस लिए, पंचवर्षीय योजना पर क्यों बल दिया गया था, एक तो आधुनिकीकरण के लिए और समृद्धि के लिए, मतलब क्या हो, आगे से आगे बढ़ता जाए। अपने पिछले अध्याय में पढ़ा होगा कि स्वतंत्रता के समय भारत में बहुत कम उद्योग थे। पढ़ा था अपन ने, क्या था, एक तो कृषि था और कोई भी नहीं था ज्यादातर, और जो थे वो बिल्कुल छोटे थे। अधिकांश उद्योग सूती वस्त्र, पटसन आदि तक ही सीमित थे। किस तक थे, सूती उद्योग और पटसन। जमशेदपुर और कोलकाता में लोहा व इस्पात की सुप्रबंधित फर्में थी। मतलब क्या, कोलकाता और जमशेदपुर में क्या थी, लोहे की थी। उसके बाद यदि अर्थव्यवस्था का विकास करना था तो ऐसे औद्योगिक आधार का विकास करने की आवश्यकता थी जिससे विविध प्रकार के उद्योग हो। इसका मतलब यह है, अर्थव्यवस्था अगर अच्छी करनी है तो उसके लिए क्या करने हैं, उद्योग अपने अच्छे होने चाहिए, तब जाके क्या होगा, अपना अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते अपन।
इसी के अंतर्गत है भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब क्या है, इसके अंदर तुम खुद ही लिख देना, मैं सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र और है ना निजी क्षेत्र में अंतर बता रही हूँ। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, वो जो सभी के लिए होता है, और निजी क्षेत्र में खुद मतलब जो कंपनी के लोग होंगे वही होंगे निजी क्षेत्र के अंतर्गत, मतलब वही पैसा लगा रहे हैं, वही उद्योग कर रहे हैं, वो सब क्या होंगे, निजी क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। मतलब पर्सनल उद्योग, उसमें सरकार का कोई हिस्सा नहीं होता है और इसमें सरकार का हिस्सा होता है। फिर है अपने औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। इस प्रस्तावना को द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं का, कौन सी द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं का आधार बनाया गया। कौन सी योजना का आधार बनाया गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कौन सा है, द्वितीय। औद्योगिक नीति प्रस्ताव कब किया गया था, 1956, और कौन सी योजना के तहत, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बताया गया। द्वितीय योजना में ही समाज के समाजवादी स्वरूप का आधार तैयार करने का प्रयास किया गया। किसका किया गया, समाजवादी जो समाज है उसको बनाने का आधार तैयार किया गया। इस प्रस्तावना के अनुसार उद्योगों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा गया। कैसे बांटा गया, समाजवादी स्वरूप का आधार तैयार किया गया। और समाजवादी स्वरूप कौन सा होता है, जैसे अपन जिस समाज में रह रहे हैं वो कौन सा हो गया, जैसे हिंदुओं का अलग हो गया, मुस्लिमों का अलग हो गया, ये तो क्या हो गया, पूरे के पूरे धर्म ही अलग हो गए। पर अपन जिस समाज में रहते हैं, जैसे हिंदुओं में भी कितने समाज हैं, अलग अलग है, पंडितों के अलग होते हैं, पूरा का पूरा समाज, उनके अलग रीति रिवाज होते हैं, सब कुछ अलग होता है। जो राजपूत है उनका अलग होता है, जो दूसरी कास्ट है उन सबका अलग अलग होता है। तो ये चलता रहता है। तो इनको कितने 3 वर्गों में बांटा गया। अब है प्रथम वर्ग में क्या है, कौन से वर्ग में, प्रथम वर्ग में। प्रथम वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जिन पर सरकार का अनंत स्थापित था। इसका मतलब ये है कि सरकार का अधिकार था। प्रथम में क्या था, सरकार का अधिकार था उद्योगों पर। दूसरे वर्ग में क्या था, में उद्योग वे शामिल थे जिनके लिए निजी क्षेत्र मतलब अपन खुद पैसा लगा रहे हैं, मैं खुद पैसा लगाऊंगी, उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होगा। और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ, सार्वजनिक मतलब सरकार का कंट्रोल होगा, के साथ मिलकर प्रयास कर सकते थे, परंतु जिसमें नई इकाइयों को शुरू करने के लिए एकमात्र जिम्मेदारी राज्य की थी। एकमात्र जिम्मेदारी किसकी थी, राज्य की थी। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र मिले हुए थे, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर साथ में कार्य कर रहे थे। मतलब जो भी कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, साथ में कर रहे थे, और इसकी जिम्मेदारी किसके पास थी, राज्य के पास थी। तीसरे वर्ग में क्या था, तीसरे वर्ग में उद्योग शामिल थे। क्या शामिल थे, उद्योग शामिल थे जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। कौन से निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, अपन ने फर्स्ट में पढ़ा। फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में किन्हें शामिल किया गया था, सरकार को, मतलब जो गवर्नमेंट के अंतर्गत जो उद्योग आते हैं वो शामिल किए गए थे। सेकंड में क्या था, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में ही मिलाकर, मतलब दोनों को ही साथ में लेकर काम कर रहे थे। अब क्या बोलेंगे यहाँ पर, थर्ड है वो निजी है, मतलब पूरी तरह से खुद का कंट्रोल है इस पे। और फर्स्ट में जो था वो किसका, सरकार का कंट्रोल था, और इसमें सरकार का कंट्रोल आधा था भी और नहीं भी था। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिक्स थे, इसलिए इस पर अर्ध कंट्रोल था, और इस पर पूरा पूरा कंट्रोल था। और जो अगला है थर्ड है, उसके अंतर्गत क्या था, कंट्रोल था ही नहीं। समझ में आ गया 3 पॉइंट। और ये कौन सी द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, उसके अंतर्गत कौन सा था, प्रस्तावना कब थी, 1956। लेकिन इस क्षेत्र को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया। किसको, निजी क्षेत्र को लाइसेंस, किस लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया। नए उद्योगों को तब तक अनुमति नहीं दी जाती थी जब तक सरकार को लाइसेंस नहीं प्राप्त कर दिया जाता था। सरकार द्वारा क्या लाइसेंस प्राप्त नहीं दिया जाता था, तब तक क्या होता था, उद्योग करने की अनुमति नहीं थी। इस नीति का प्रयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहन करने के लिए किया गया। यदि उद्योग आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लगाए गए तो लाइसेंस प्राप्त करना आसान था। इसका मतलब क्या, पिछड़े क्षेत्र मतलब जहां पर ना तो उद्योग है, ना कृषि अच्छे से हो रही है, बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहां पर अगर उद्योग लगाए जा रहे हैं और आर्थिक स्थिति वहां पर अच्छी हो रही है, तो वहां पर क्या लाइसेंस मिलना क्या होता था, आसान होता था। लेकिन इसके अतिरिक्त उन इकाइयों को कुछ रियायतें थी, जैसे कर लाभ तथा कम प्रशुल्क पर बिजली दी गई। इस नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को बढ़ावा देना था। इसे कोटा परमिट राज्य भी कहा गया। इसका मतलब क्या है कि जहां पर पिछड़ा क्षेत्र था उनको क्या क्या रियायतें दी गई,
एक तो कर जो लाभ था वो कम दिया, मतलब कर लाभ ज्यादा दिया गया कि कर उनसे कम लेंगे, इनका मतलब। फिर है कम प्रशुल्क लिया गया। और उसके बाद बिजली दी गई, बिजली भी उनको छूट पे दी गई, ठीक है। इस नीति का उद्देश्य क्या था, जो क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ रही थी उनको क्या है, सम्मान करना था। और इसे कोटा परमिट राज्य भी कहा गया, मतलब इस ट्रिक को, ये जो ट्रिक अपना जा रही थी उसको क्या कहा गया, कोटा परमिट राज्य। अपन ने सबसे अंतर्गत क्या पढ़ा इसके अंतर्गत, सबसे पहले वापस से मैं एक बार रिपीट करवा देती हूँ। अपन ने क्या पढ़ा, औद्योगिक नीति का प्रस्ताव कब था, 1956। द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कितने भागों में बांटा गया था, 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से, प्रथम वर्ग में जो सरकार का नियंत्रण था, द्वितीय वर्ग में किसका था, सरकार और निजी दोनों का था, मतलब अर्ध सरकारी था, पूरी तरह से सरकारी नहीं थी। और तीसरे में क्या था, निजी क्षेत्र थे। निजी क्षेत्र के अंतर्गत क्या था, उद्योगों को लाइसेंस लेने थे, लाइसेंस लेने के लिए काम किए गए अलग अलग। और उसके बाद जहां पर जो पिछड़ा क्षेत्र है वहां पर अगर दिया जा रहा था तो उनको कोई कोई छूटें दी जा रही थी, और वहां पर क्या था, लाइसेंस मिलना भी आसान था। ये सब चीजें देख चुके थे अपन। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आगे पढ़ते हो गया। अब क्या है अपने लघु उद्योग, अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट, उसी के अंतर्गत है लघु उद्योग। लघु उद्योग कब है, 1955 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति, जिसे करवे समिति भी कहा जाता, कौन सी, करवे, कौन कौन सी को कहा जाता है, ग्राम तथा लघु उद्योग समिति को। ग्राम तथा लघु उद्योग समिति को क्या कहा जाता है, करवे भी कहा जाता है। लघु उद्योग की परिभाषा किसी इकाई की परिसंपत्तियों के लिए दिए जाने वाले अधिकतम निवेश के संदर्भ में थी। किसके अंतर्गत थी, परिभाषा जो दी जा रही है वो किसमें थी, जो परिसंपत्तियां है, मतलब अधिकतम निवेश, मतलब जो पूंजी उस बिजनेस को करने में लगाई जा रही है उसके लिए थी लघु उद्योग। जो 5 लाख का अधिकतम निवेश करती थी, लघु उद्योग कितने का निवेश करती थी, 5 लाख का निवेश करती थी। वो क्या पुराने टाइम में था, अभी टाइम में नहीं है। इस टाइम क्या है, इस समय 1 करोड़ तक का अधिकतम निवेश करती है। कितना, 1 करोड़ तक का अधिकतम निवेश करती है, मतलब कोई भी बिजनेस होगा उसमें कितना, 1 करोड़ लगा सकती है, तो वो कौन सा कहलाएगा, लघु उद्योग कहलाएगा। बट जो 1 करोड़ से अधिक लगाएगा उसको लघु उद्योग नहीं कहा जाएगा, उसको बड़े स्तर के उद्योग कहा जाता है। लघु उद्योग अधिक श्रम प्रधान होते हैं। कौन से होते हैं, अधिक श्रम, मतलब उसमें अधिक काम करना पड़ता है, ज्यादा काम करना पड़ता है। उनमें बड़े पैमाने के उद्योगों की अपेक्षा श्रम का प्रयोग अधिक किया जाता है। बड़े पैमाने के उद्योग की अपेक्षा, कौन सा, अपेक्षा श्रम का उपयोग अधिक किया जाता है। मतलब जो बड़े उद्योग है उसमें क्या, श्रम कम किया जाता है और यहाँ पे श्रम के कार्य ज्यादा किए जाते हैं, अतः वे अधिक रोजगार का सृजन करते हैं। लघु उद्योग क्या करते हैं, अधिक रोजगार का सृजन करते हैं। लेकिन ये बड़ी औद्योगिक फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। क्या है, जो बड़ी फर्में हैं उनके साथ क्या कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। बड़ी फर्म मतलब जो लघु उद्योग नहीं है, लघु उद्योग से जो बड़े उद्योग है उनके साथ क्या कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। अगला है, इस उद्देश्य के लिए अनेक उत्पादकों को लघु उद्योगों के लिए आरक्षित कर दिया जाता है। आरक्षित दिया जाता है, क्या दिया जाता है, आरक्षित कर दिया जाता है। किन उद्योगों के लिए दिया जाता है, लघु उद्योगों के लिए आरक्षित कर दिया जाता है, ताकि जो लघु उद्योग अभी धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं वो लघु उद्योग धीरे धीरे समाप्त नहीं हो, और उनसे जिन लोगों को रोजगार मिल रहा है उनको रोजगार मिलता रहे। इस वजह से उनको क्या दिया जाता है, आरक्षित किया गया उन्हें। ऐसे आरक्षण की कसौटी यह थी कि ये इकाइयां उन वस्तुओं के विनिर्माण के योग्य हुए, उन्हें अन्य रियासतें भी दी गई, जैसे कम उत्पादन शुल्क तथा कम ब्याज दरों पर बैंक ऋण उपलब्ध कराता है। इसमें भी वही रियायतें दी गई है, कौन कौन सी, एक तो कम शुल्क पर उत्पादन करना और ब्याज दर भी कम मिलेगी, मतलब बैंक से ले सकते हैं वो। इसका लघु उद्योग का मतलब क्या था, मेन जो छोटे छोटे उद्योग गांव में हैं उनको अच्छे से यूज करना, उनको उत्पादक में रोजगार मिले और उनको जो लॉस हो रहा है वो ना हो, और वो भी दूसरे जो बड़े उद्योग है उनसे क्या कर सके, कंपटीशन कर सके। अब लघु उद्योग कोई भी हो सकते हैं, जैसे अपने गांव में देख रखा होगा तुम लोगों ने। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एग्जांपल के तौर पर समझाती हूँ तुम लोगों को। अपन एग्जांपल ले रहे हैं सूती वस्त्र उद्योग का। अब जो ये सूती वस्त्र उद्योग है उसके अंतर्गत क्या होता है
कि ये जो कपड़ा बनता है उसके लिए ऊन चाहिए होता है। ऊन ये उगता कहाँ है? खेतों में उगता है। कहाँ होता है? खेतों में उगता है। और खेतों से उसको क्या कहा जाता है कि वो जो चकली होती है उससे पहले तो उनको छाना मतलब निकाला जाता है, उसके अंदर बीज जो होते हैं उनकी सब सफाई की जाती है। क्या की जाती है? सफाई। सफाई करके क्या कहाँ जाते हैं? फैक्ट्री में जाते हैं। या पहले फैक्ट्री में नहीं जाते थे, पहले है ना चकली होती थी। तुमने सुना होगा महात्मा गांधी जी के पास क्या होता था? एक ऐसे ये चकली होती थी जिसके मतलब ऐसे करके पूरी यहाँ पे होती थी लंबी, और फिर यहाँ पर ऐसे धागे होते थे, उससे वो करते थे। तो उनसे यहाँ पर कुछ लगा हुआ था तो उससे वो आसानी से कर लेते थे। तो उससे क्या बनता? पूरा धागा बनता। धागे से क्या बनते? वो कपड़े बनाते। अब सफाई होती उसकी, क्या होता है? पहले तो ऊन कहाँ होता है? खेतों में उगता है। खेतों में उगने के बाद उनकी सफाई होती है। सफाई होने के बाद अब कहाँ जाते हैं? वो फैक्ट्री में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? फैक्ट्री। फैक्ट्री में गए। फैक्ट्री में जाने के बाद उन पर क्या हुआ? औद्योगिकरण हुआ, मतलब उन पे जो धागा बना, क्या हुआ? धागा बना। उसके बाद धागा बना, धागा बन चुका है। धागा बनने के बाद क्या हुआ? उससे कपड़ा बनाया। अब ये सब काम करने के लिए कौन से उद्योग होते हैं? छोटे उद्योग होते हैं। ये सारे क्या है? छोटे उद्योग। अब इन्हीं को फैक्ट्री में गए। फैक्ट्री छोटी होगी, बट ये जो मशीन है, अभी तक तो ये सारा काम किससे किया जा रहा था? हाथों से किया जा रहा था। तुम लोगों ने अभी जो रील्स आते हैं उसके अंतर्गत देखा होगा कि है ना ऐसे खड़े खड़े होते हैं और फिर उसके बाद करते हैं। मैं एक ऐसी है ना रील डाल दूंगी इसके साथ ही, ताकि तुम लोगों को पता चल जाए। तो वो क्या हो गए? छोटे उद्योग हो गए। और बड़े उद्योगों में क्या होता है? सारी फैक्ट्रियां मतलब मशीनों के माध्यम से सारा का सारा काम होता है। तो वो क्या होता है? उनको compete कर पाए। और यहाँ पर क्या रोजगार ज्यादा लोगों को मिलता था, वहां पर रोजगार किनको? कम लोगों को ही मिलेगा, क्योंकि फैक्ट्री में जो मशीन होती है, मशीन को चलाने के लिए ज्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होती, मशीन को चलाने के लिए कम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो उस वजह से क्या होगा? वहां पर कम व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। और यहाँ पर क्या होगा? लघु उद्योग में सारे काम ज्यादातर हाथ से किए जाने के कारण क्या होगा? सबको रोजगार अवश्य मतलब ज्यादा मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं तुम्हारे लिए एक रील डाल दूंगी। ओके, बाय। मैंने कितनी 3 रील्स डाली। सबसे पहले मैं क्या था, उनकी खेती की तो उसकी सफाई की थी, सफाई के बारे में है। फिर फैक्ट्री में जाने से पहले किस तरीके से लोग काम करते थे, उसका धागा बनाते थे, वो बताया मैंने। और उसके बाद फैक्ट्री में जाने के बाद किस तरीके से करते हैं वो बताया। तो तीनों एग्जाम्पल बता दिए मैंने, और तीनों ही रील्स के साथ बताया, तो तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, बाय।